और वही संविधान सभा ने तय किया कि संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1900। इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। मैं संविधान दिवस के संदर्भ में 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के मसौदे को अपनी स्वीकृति दी। ये महत्वपूर्ण बात है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो अंतिम मसौदा था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको स्वीकृति दी और वही संविधान सभा ने तय किया कि संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 को हम उस दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा ने कभी नहीं कहा कि 26 नवंबर 1949 को हम मनाएंगे एक विशेष तिथि के रूप में, पर संविधान सभा, जहां बाबा साहब अम्बेडकर थे, सरदार पटेल थे, जो पंडित नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, सब लोग बड़े बड़े नाम, हमारे देश के बड़े नाम थे, वो सदस्य थे। करीब 250 से भी ऊपर सदस्य थे संविधान सभा के। उन्होंने तय किया कि जो मसौदा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी, वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा और वो गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाएगा। पहली बात तो यह है, आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी संविधान सभा में। हिंदू महासभा के 1-2 व्यक्ति थे, पर यह बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस और हिंदू महासभा इस संविधान के खिलाफ थे। उन्होंने कभी इस संविधान को स्वीकारा नहीं। अचानक नरेंद्र मोदी जी को याद आ गया, संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिली, तो उन्होंने तय किया। नरेंद्र मोदी जी उस विचारधारा से आते हैं जो विचारधारा इस संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी और जिसका कोई भूमिका नहीं था संविधान के बनाने में। तो मैं समझता हूं हिपोक्रेसी की भी कुछ सीमा होती है। ये हिपोक्रेसी है तो जो विचारधारा व्यक्ति कोई भूमिका नहीं संविधान के बनाने में, संविधान की कड़ी आलोचना हुई, बाबा साहेब अम्बेडकर की कड़ी आलोचना हुई, और वही व्यक्ति कहता है कि आज 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि 26 नवंबर 1949 के एक दिन पहले बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण था संविधान सभा में, और मैं समझता हूं कि 20वीं शताब्दी के अगर 3 या 4 प्रभावशाली भाषण है किसी भारतीय नेता ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर का 25 नवंबर 1949 का भाषण जरूर होगा। लोग पढ़े नहीं है ज्यादा लोग, पर वो इंटरनेट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप गूगल करेंगे, गूगल यूनिवर्सिटी करेंगे, यहाँ तो आजकल देश में 2 ही यूनिवर्सिटी चल रहे हैं,
एक तो गूगल यूनिवर्सिटी और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कभी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो सारे चीज निकलते हैं जो जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते या उस पर विश्वास नहीं रख सकते, पर गूगल से कभी कभी सच्चाई आ जाती है। अगर आप अंबेडकर 1949 नवंबर स्पीच टाइप करेंगे तो पूरा स्पीच आपको मिल जाएगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने एक लंबा भाषण दिया। उनके बिना तो ये संविधान बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुख्य निर्माता थे और उन्होंने दो बातें कही, और मैं हमारे प्रधानमंत्री, उनके विचारधारा और सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं इन दो बिंदुओं के बारे में जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने खुद जिक्र किया। पहली बात, बाबा साहब अंबेडकर ने साफ कहा है कि अगर किसी को श्रेय जाता है संविधान पास कराने के लिए संविधान सभा में, वो कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं थे। कांग्रेस ने उनको संविधान सभा में जिताकर लाया था, पर वो कांग्रेस में नहीं थे। पंडित जी के माफिक या सरदार पटेल के माफिक या राजेंद्र प्रसाद के माफिक, पर उन्होंने अपने अंतिम भाषण में, संविधान सभा के अंतिम भाषण में कहा कि अनुशासन के बिना, कांग्रेस पार्टी के अंदर विचार के बिना ये मसौदा कभी संविधान नहीं बन सकता था। और जो संशोधन किए गए हैं उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो अंतिम ड्राफ्ट में मौजूद हो अगर वो कांग्रेस पार्टी ने उसको स्वीकृति नहीं दी। साफ अंबेडकर जी ने लिखा है, और मैं, अगर आप चाहते हैं, अंग्रेजी का भी भाषण है और उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, मैं आपको भिजवा दूंगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी को श्रेय देना है इस संविधान को पारित करने के लिए संविधान सभा में, वो श्रेय कांग्रेस पार्टी का ही है और किसी का नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कहा। और दूसरी बात, जब वो भाषण समाप्त कर रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि आत्मा की मुक्ति के लिए भक्ति का एक विशेष स्थान है। भक्ति से आप आत्मा को मुक्ति दे सकते हैं, मिल सकता है आत्मा को, व्यक्ति को भी मुक्ति मिल सकता है। पर हमारे राजनीति में भक्ति एक पॉइजन के माफिक, ये राजनीति और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और उनका अंतिम शब्द यही है कि अगर वीर पूजा, हीरो वर्शिप और भक्ति हमारे राजनीति के पहिए बन जाएंगे तो हमारा लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और तानाशाही में बदल जाएगा। और आज वो हकीकत है हमारे देश के साथ। और इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जनता को उजागर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला। आर्थिक क्षमताएं के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, पर राजनीतिक तानाशाही, और जैसा कि विजय लक्ष्मी और देवाशीष ने कहा, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, वही लोग संविधान दिवस बनाना चाहते हैं। तो आज शाम को खड़गे जी, कांग्रेस अध्यक्ष, राहुल जी दोनों मऊ जाएंगे। 6:30 बजे अंबेडकर जन्म भूमि स्मारक में रहेंगे, वहां 10-15 मिनट वहां बिताएंगे और बाद में 7 बजे को एक विशाल पब्लिक रैली होगा मऊ।
खड़गे जी, मैं आपको याद दिला दूं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे पार्टी के तीसरे दलित अध्यक्ष। अखबारों ने लिखा है कि वो दूसरे हैं, मैं करेक्ट करना चाहता हूं। 1962 में, जुलाई 1962, बीएसपी का नामो निशान नहीं था 1962 में। जुलाई 1962 में दामोदरम संजीवैया आंध्र प्रदेश के बड़े दलित नेता थे, वो मुख्यमंत्री थे, पहले दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया 1960 में। संजीवैया जी को कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वो जनवरी 64 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। दूसरे दलित अध्यक्ष जगजीवन राम जी थे 1970 से लेकर 1971। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे तीसरे दलित अध्यक्ष, वो भी आएंगे, राहुल जी भी रहेंगे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के नेता, लक्ष्मी, सभी लोग गांव में रहेंगे। और मैं समझता हूं आज एक महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए और हमारे पार्टी के लिए, क्योंकि हमारे पार्टी के बिना ये संविधान बनता नहीं और ये बाबा साहब अंबेडकर ने स्वीकारा। मैं आपको बाबा साहब अंबेडकर की शब्द बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। मुख्य निर्माता, सूत्रधार बाबा साहब अंबेडकर, पर इन संविधान में बनाने के लिए करीब 13 या 14 समितियों का गठन किया गया और इन समितियों का अध्यक्षता 4 लोगों ने की, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद। अब किसी भी इतिहास की किताब पढ़िए, संविधान के इतिहास की किताब में आपको ये मिलेगा, ये जानकारी मिलेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर सूत्रधार थे, लेखक थे, निर्माता थे। उन्होंने पायलट किया कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बिना संविधान बनता नहीं। संविधान के प्रावधान इतने क्रांतिकारी और प्रगतिशील नहीं होते अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। पर उसके अलावा ये 4 लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद की भी भूमिका बहुत अहम भूमिका है, इनको हमें भूलना नहीं चाहिए। संविधान एक क्रांतिकारी और प्रगतिशील दस्तावेज है। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको रिव्यू करने के लिए एक समिति का गठन किया। आरएसएस, बीजेपी मौजूदा संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। ये सब एक खेल है, राजनीतिक एजेंडा है। और जिस तरीके से संविधान के प्रावधानों को कमजोर किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये हमारे लिए बहुत गंभीर समस्या है, चुनौती है। और कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी इसके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ती है। शुक्रिया सर। मेरा सवाल है आपसे। देवाशीष, हाँ, क्योंकि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, युवाओं को मौका मिले। आपने और सर आपने सभी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बीजेपी और आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहती है। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। पहला ये कि क्या बाबा साहब का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं में बदलाव की इजाजत देता है? यदि प्रक्रिया अगर किया जा रहा है तो, यदि देता है तो फिर ये बदलाव गलत कैसे? एक चीज। और दूसरा, बाबा साहब का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट तो खुद कांग्रेस ने किया था। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रक्रिया है उसको हमने
जो बाबा साहब ने जो संविधान के निर्माता रहे हैं, उन्होंने ये सोच के किया कि हम इसको फ्लेक्सिबल भी रखेंगे। संविधान एक दस्तावेज है और वक्त बदलता रहता है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा संविधान हमेशा जीवंत रहे। इसके लिए उसमें समय समय पर बदलाव हो। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि संविधान की एक मूल आत्मा है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में, या फिर मैं बोलूं कि अदालती भाषा में जो बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जब संविधान की मूल भावना को बदलने की, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी मूल भावना को बदलने की बात कर रहे हैं। और मूल भावना क्या है, वो मैंने आपको, जब मैंने जो प्रियम्बल है, संविधान की उद्देशिका है, उसमें संविधान का सार, संविधान का भाव और भारत को कैसा बनाना है, उसकी उद्देशिका में उसका वर्णन किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की पूजा करना बहुत आसान है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को निभाना, कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पर चलना वो रोजाना काम है, और वो पिछले 8 साल में उसको बहुत बीजेपी सर अम्बेडकर की लेगेसी को अपनाना चाहती है, उस पे कब्जा करना चाहती है। संघ में भी लगातार उनके प्रोग्राम्स में भी अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, और उनका ये आरोप है कि अम्बेडकर को चुनाव हराने में कांग्रेस की भूमिका। नहीं, आप इतिहास पढ़िए, आप इतिहास पढ़िए। अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं। 3 व्यक्तियों ने, अगर आप चाहते हैं मैं आपको पढ़कर दिखा सकता हूं। 15 जुलाई 1947 जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बन रहा था, पंडित जी वल्लभ भाई पटेल को खत लिखते हैं, और उस खत की कॉपी मैं आपको दूंगा, मेरे पास है। और उसमें कहते हैं, माय डियर वल्लभ भाई, आई हैव स्पोकन टू अम्बेडकर एंड ही हैज एग्रीड टू बिकम लॉ मिनिस्टर। महात्मा गांधी चाहते थे कि बाबा साहेब संविधान सभा के सदस्य बने, और कांग्रेस ने उनको बनवाया, चुनकर आए थे। बाद में जब हमको स्वतंत्रता मिली और जब चुनाव होना था, वो आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने बनाया, अलग अलग पार्टियां, अलग पार्टी, और चुनाव में अलग पार्टियां लड़ती हैं। तो ये तो इतिहास, हम इतिहास को बदल नहीं सकते। मैंने 2 दिन पहले भी कहा, 3 दिन पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी इतिहास में बदलने के लिए कोई नहीं चाहते, नहीं, इतिहास बदलना नहीं चाहते। जो इतिहास है वो इतिहास है, स्वीकारते हैं। पर संविधान बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर के निर्माता थे। संविधान सभा में अगर कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी, बहुमत नहीं होती, ये संविधान नहीं बनता। ये अम्बेडकर जी ने खुद स्वीकारा है। और मसौदा तैयार करने में पंडित जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद और कई व्यक्ति थे, और कई कांग्रेस के नेता थे, और गैर कांग्रेसी नेता थे, गैर कांग्रेसी नेता भी थे। आप ये मत भूलिए कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल, उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो 3 साल बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं। आर्टिकल 370 पर नहीं, जम्मू और कश्मीर पर नहीं, पर जो तब का ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो वहां रिफ्यूजी प्रॉब्लम था, उस संदर्भ में उन्होंने अपनी इस्तीफा दी। पर 3 साल के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के फाउंडर थे, वो पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो कांग्रेस पहले से ये मानकर चल रही थी कि भारत के बनाने में अलग अलग लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। वो विचारधारा आज नहीं है। यही विचारधाराओं का टक्कर है। एक विचारधारा जो समझती है कि वो सर्वोपरि है, वो सब जानती है, और वही सही विचारधारा है। और कांग्रेस की विचारधारा, जो मैंने आपको मिसाल दिए हैं,
जो सबको साथ लेकर चली है। सिर्फ नारा नहीं है सबका साथ सबका विकास, पर और संविधान सबसे प्रभावशाली मिसाल है जहाँ अलग अलग लोग संविधान सभा के सदस्य थे और उनकी भूमिका आप किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं। हाँ जी, और कोई सवाल? लंच कुछ वाकई कई बार उनकी धनाधनी हो जाती है आपकी यात्रियों के साथ, हमारे साथ बहुत बार हुई है, आपकी होती है, सीआरपीएफ की भी हुई है, राज्य सरकारों की, हमारे स्टेट पुलिस से भी मुठभेड़ हो गए हैं, सीआरपीएफ के साथ भी हुआ। मेरी बातचीत हुई है कि दिग्विजय सिंह जी 4 बार गिरे, पिछले 80 दिनों में 4था बार ये आज गिरे, हालांकि पहली बार मध्य प्रदेश में गिरा पर मध्य प्रदेश की सड़कों के कारण भी है, न केवल सीआरपीएफ। आज मैं गिरने वाला था 3 बार, मैं एक बार और कहता हूं, ऐसे सड़क बुरहानपुर में, खंडवा में, खरगोन में ये सड़क नहीं है, ये गड्ढे ही गड्ढे हैं और बीच में थोड़ा सा बिटून है। और आज 3 बार मैं खुद गिरने से बचा हूं, ये सेवा दल के वॉलंटियर ने मुझे बताया। ये वॉशिंगटन की सड़क नहीं है, ये कैसे सड़क है? सर किलर और हाईवे सभी, हाँ ये बिल्कुल किलर हाईवे, ये किलर रोड है, किलर सड़क है। और हम ये 7वां राज्य, हम सभी राज्यों में चला, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, इसमें कोई कांग्रेस राज्य नहीं है, सब नॉन कांग्रेस सरकारें हैं। पर जो सड़क मैंने मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिन में देखे, मैंने और किसी राज्य में, और 17 साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको दोषी मत ठहराइए। 17 साल के लिए वो हमें पूछते हैं 70 साल में क्या किया। मैं शिवराज सिंह से पूछना चाहूँ 17 साल में आपने क्या किया सड़कों के बारे में? भाजपा ये कह रही है कि और ये ऐतिहासिक जगह है, ये ऐतिहासिक जगह, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, नर्मदा नदी है, ये बुरहानपुर है, बुनकर है, केला उत्पादक है, औद्योगिक एमएसएमई है। ऐसे ऐतिहासिक आर्थिक नजरिए से, सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से ये बड़ा ऐतिहासिक इलाका है और सड़कें इस हालत में है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नामुमकिन